नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रवक्ता जावेद अहमद जी। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इनसे बात करेंगे आज हम। जावेद जी, आपकी पार्टी को किसानों की पार्टी कहा जाता है पहले तो अभी अंतरिम बजट आया है बीजेपी सरकार द्वारा, किसानों के हित के लिए आया है। न्यूनतम आय दी गई है जो कि 6,000 रुपए, जो उनको 2,000 रुपए अभी दिए जाएंगे और 2,000 लोकसभा चुनाव के बाद दिए जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जो 6,000 रुपये किसानों की न्यूनतम आय बढ़ाने का जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो एक नया जुमला फेंका है, आप बताइए 17 रुपये औसत प्रतिदिन पड़ेगा एक किसान को। क्या वो किसान 17 रुपये में अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकता है? नहीं, तो आपके अनुसार कितना होना चाहिए था ये मूल्य, या कितना क्या? सवाल इस बात का है, किसान को कोई भीख नहीं चाहिए कि आप 6,000 रुपए दें। किसान का जो श्रम है, जो उसकी लागत है फसलों की, उसके अनुसार आप जो है 1.5 गुना उसको जो है करने का काम करें तो किसान खुशहाल हो सकता है। आज लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आज जो है वो खेती नहीं करना चाहता है। वो शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है और खेत जो है परती पड़े हुए हैं, वो काम नहीं कर, चूंकि उसको मालूम है कि सरकार किसान को पैदावार को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं है, और जब वो संरक्षण नहीं दे रही तो पैदावार को कहाँ ले जाएंगे? आलू किसानों को देखिए, आलू फेंकना पड़ा पिछली बार, इस साल भी वही स्थिति है। आप देखिए कि किसान की खुशहाली की तरफ कोई ठोस काम बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं हुआ, और जब काम नहीं हुआ तो किसान खुशहाल नहीं हो पाया। ये 6,000 रुपए ये एक चुनावी जुमला है। नहीं, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी सरकार द्वारा बीमा योजना, गन्ना किसान योजना, ये सब का भी किया गया था। आप गन्ना किसानों की बात कर रही हैं। हम लोग का जो बड़ा आधार है वो गन्ना किसानों के बीच में है। आप बताइए, आप ढिंडोरा पीट रहे हो कि हमने भुगतान कर दिया, तो आपने कोई एहसान कर दिया क्या किसानों पर? आपने माल लिया था तो उसका आपने भुगतान कर दिया, लेकिन आज भी 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का सरकार पर, मिल मालिकों पर बकाया है। अगर उसका ब्याज जोड़ दिया जाए तो लगभग 12,500 करोड़ रुपए होता है, और पूरे देश में इस तरीके से 22,000 करोड़ रुपए इस सरकार की रहते हुए अभी भी गन्ना किसानों का बकाया है। आज भी शामली चीनी मिल पर गन्ना किसान पिछले 20 दिनों से लगभग धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप किसानों की बात करेंगे, डीजल करवा रहे, जब किसानों के पास कार ही नहीं होगी तो डीजल क्या सस्ता क्या करेंगे वो? नहीं, तो डीजल सिंचाई के साधन में इंजन चलाने के काम आता है। डीजल की आवश्यकता है किसान को, जब बिजली नहीं है तो डीजल अगर सस्ता होगा तो किसानों के भी लिए सस्ता होगा, और वो उनके लिए भी अलग से तो नहीं, तो क्यों नहीं? नहीं, डिवाइड एंड रूल नहीं, किसानों को एक अलग ही श्रेणी में रख दिया। बिल्कुल, क्यों? आप लोगों को क्या देश में अलग अलग श्रेणियां नहीं है? आप श्रेणियां कोई आज से बनी है? आप SC ST को आरक्षण, ये भी अपने आप में श्रेणी है। तो आपका कहना है, अगर बीजेपी के अलावा सपा बसपा या सरकार आती, कांग्रेस के, क्या किसानों के लिए हित में क्या कौन सी सरकार? मैं पहले ही आपसे एक बात कही कि किसी सरकार ने जी किसान के लिए, आज ये आजादी के 70 साल बाद भी किसान दुर्दशा का शिकार है, काम नहीं कर रही हूँ। अभी आपने गठबंधन में आप जुड़ गए हैं सपा बसपा के साथ, तो क्या आपको लगता है कि वो किसानों के हित में कार्य करेगी? हमारा प्रयास होगा, हमारा जहाँ तक दबाव होगा, हम किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा बहुत जागरूक रहे हैं और सचेत रहते हैं। लेकिन अगर आप ये भी तो सोचिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपने किसान के गेहूं के दाम बढ़ा दिए, तो जो यहाँ के जो बैकग्राउंड है, जो लोग नीचे स्तर पे है, नहीं किसानी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी इतना बजट नहीं है कि वो गेहूं का, उनके पास क्या भुखमरी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात सत्य है। इसीलिए मैंने कहा कि कृषि उपकरणों को आप कर मुक्त कर दीजिए। अभी तक नहीं था तो देश का खजाना नहीं खाली हो गया था। नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं, लेकिन अंतरिम बजट में उन्होंने जो लाभ दिया है व्यापारियों को, तो व्यापारी भी तो सरकार को लाभ दे रहा है। व्यापारी, आप ये बताइए, आप एक अधिकारी रखते हैं, व्यापारी बेरोजगारी को दूर करता है, अपना स्वयं का पैसा लगाता है, स्वयं का पैसा लगाकर वो श्रम करता है,
श्रम करने के साथ वो अपनी दुकान पर 2-4 लोगों को जो है वो रोजगार देने का काम करता है। और सरकार के लिए वो एक तरीके से टैक्स कलेक्टर की भूमिका भी अदा करता है। वो आम जनता से टैक्स लेकर सरकार के खजाने तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बदले में व्यापारी को क्या मिलता है? उत्पीड़न। व्यापारियों का जब ये बताइए, मांग किस हद तक आपको लगती है ये? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जायज नहीं। जायज है या नाजायज है ये बाद में तौला जाए। नहीं, कैसे जायज है? आप क्यों नहीं जायज है? ये बताइए। आप खुद का बिजनेस, एक मिनट, आपने खुद का बिजनेस खोला, आपने खुद की जमीन ली, आपने उस पे बिजनेस खोला, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो खा रही है उसी जगह का, तो आप कैसे मान सकते हैं? उसमें सरकार का क्या योगदान है? छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उसमें सरकार को दे दे जमीन। नहीं, उसका सरकार का क्या योगदान है? सरकार का क्या योगदान? आपने बिजनेस चुना। हमने बिजनेस चुना, हमको सर्विस नहीं मिली, हमने बिजनेस को चुना। ठीक है, रोजी रोटी के लिए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ये नहीं हमको सर्विस नहीं मिली, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जॉब बिजनेस करे आ रहे हैं, आपको उसका लाभ मिल रहा है। आपको हमें लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें लाभ मिल रहा है। हम सरकार के और देश के भले के लिए भी तो काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या उत्पीड़न होना चाहिए? हमारा माल आ रहा है और सब कुछ नंबर 1 पर है। क्या वो एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं हम समाज के भले के लिए। कौन समाज के भले के लिए? आजकल 1 रुपए का सामान 5 रुपए में बिकता है, टैक्स हटा दीजिए, ऊपर से प्रॉफिट लगा के तब तो आजकल बिजनेसमैन सामान बेचता है जनता को। क्या आपको लगता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी कमाई नहीं सोच के चलता है? क्यों नहीं चलता है? वो हमने पहले ही कहा, बिजनेस से ज्यादा फायदा ही जब तक वो लाभ, देखिए लाभ का ही सौदा हर व्यक्ति करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन लाभ के साथ हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी पूरा कर रहे हैं। हम टैक्स चोरी नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई हो सकती है वो हो। मैंने सवाल ये उठाया है कि नंबर 1 में माल आ रहा है, टैक्स ना चोरी हो सके, इसीलिए तो सब चीजें ऑनलाइन की गई। सब ऑनलाइन की गई। तो व्यापारी जब ऑनलाइन आपको रिटर्न दाखिल कर रहा है, देखिए तो आपको किसी को ये ऑनलाइन सुविधा से कोई टेंशन नहीं है। जो उच्च दर के व्यापारी हैं, जो ज्यादा ऊपर बैठे हुए, उन्हीं लोग को दिक्कत क्यों है? दिक्कत देखिए मिडिल क्लास, देखिए माल आने में भी आप शुरू में देखिए आपने 10 लाख तक किया, फिर 20 लाख तक किया कि ये टैक्स फ्री रहे, मतलब इनको कोई टैक्स, लेकिन टैक्स देना है। ये हो गया कि ये लिखा पढ़ी से दूर रहेंगे। हम जब पीछे से माल लाएंगे तो उसको टैक्स देकर आएंगे, हमको उसका कोई इनपुट नहीं मिलेगा। हम कोई भी इनपुट उसका नहीं ले सकते, हम पिछले दुकानदार को टैक्स देकर आएंगे। ये जो इस तरीके के दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, इनके सामान को परिवहन में लाने में बहुत दुश्वारियां हैं। ये जो मुश्किल है, आप सपोज करिए कानपुर से किराने का माल चलता है लखनऊ के लिए, तो उसका व्यापारी से सीधे वसूली नहीं होती है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर के जरिए माल आ रहा है, माध्यम से माल आ रहा है। ट्रांसपोर्टर को मजबूरी में भाड़ा बढ़ाना पड़ता है कानपुर से लखनऊ तक। ठीक है, हर थाना क्षेत्र के लिए एक मुश्त रकम उस ट्रांसपोर्टर को देनी पड़ती है। जब वो ट्रांसपोर्टर अपने घर से तो देगा नहीं, होगा क्या कि वो प्रति नग जो माल भाड़ा है वो उसमें उस जो शिष्टाचार शुल्क है या सुविधा शुल्क है जो लिया जा रहा है, ये सरकारी कर्मचारी ले रहा है, जो देता है वो प्रति नग में जोड़ता है। तो जाहिर सी बात है व्यापारी का उससे मुनाफा भी कम होता है। आज उपभोक्ता भी जागरूक है, उसको मालूम है कि कौन सा सामान किस मूल्य पर बिकना चाहिए। भ्रष्टाचार किस सरकार में नहीं है? हमेशा रहा है। इस सरकार का जो बात क्यों हो रही है, ये इस बात पर हो रही कि हमने पारदर्शी व्यवस्था कर दी, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? ये भ्रष्टाचार ही तो है कि आपका भाड़ा बढ़ गया। आपने गठबंधन किया है तो क्या इन सब उपेक्षाओं को लेते हुए कि इस सरकार में क्या, अगर वाकई सरकार आती है तो इस सरकार में इन सब चीजों छुटकारा मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ये दावा नहीं कर सकता कि छुटकारा मिलेगा, लेकिन उस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। और किसानों के मामले पर, नौजवानों के मामले पर, बेरोजगारों के सवाल पर हम चुप सरकार में अगर आते हैं तो उसके बाद भी नहीं होंगे। इस बार की सरकार जो भी आती है, अगर बीजेपी नहीं आती है तो हम भी देखना चाहेंगे कि कौन सरकार कितनी, जो ये आपकी मांगे हैं, चीजें हैं, कितनी इस पर पूरी होती है। इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने सपा बसपा के साथ गठबंधन किया है तो कितनी सीटें इस बार? देखिए मैम, सीट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक विचारधारा
और देश में जो वातावरण निर्मित हुआ है उसके विरुद्ध समान विचारधारा के दलों के बीच में समझौता है, और सीटें भी निश्चित रूप से जो हैं वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी कि कौन दल गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, बीजेपी सरकार ने अभी बोला है कि अपने विकास के चीजों को लेकर वो ग्राउंड पे उतरेंगी और जनता से जाके बात करेंगी, जनता तक उनके जो विकास कार्य किए हैं वो उन तक पहुंचाएंगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? गडकरी जी ने मोदी जी को पहले ही चेता दिया था कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे काम एक नहीं गिना पाएंगे। और देखिए, जनता भरोसा जब करती है जब हमारा अतीत जो है अच्छा रहा हो। जो भी घोषणाएं पिछले 5-4 साढ़े 4 साल में हुई हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाई, तो जनता तो ये पूछेगी कि आपने अब तक किया क्या, आगे का मत बताइए। आगे तो ये चुनावी महीने हैं, सरकार की जो मंशा है वो जनता को पुनः मूर्ख बनाने की है जुमलों के माध्यम से। तो ये जुमलों की बरसात का जनता पर अब कोई असर नहीं होने जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से अपना रास्ता बंद कर चुकी है दिल्ली के लिए, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर वो परास्त होने जा रहे हैं तो दिल्ली में उनकी सत्ता 2019 में वापस नहीं होने जा रही। देश को नया प्रधान, देश को नया जनता ने फाइनल कर दिया, नया प्रधानमंत्री बनेगा, नया प्रधान। देखिए संसदीय व्यवस्था, देखिए हमारा देश जो है राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन नहीं है। हमने संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया है। संसदीय प्रणाली को जब स्वीकार किया है तो चुने हुए सांसद ही प्रधानमंत्री चुनेंगे, जनता नहीं चुनेगी। और भारतीय जनता पार्टी इतनी चालाकी से काम करती है, क्योंकि उनका एक कारखाना है नागपुर में, वो उस कारखाने में रात दिन नारे गाते हैं और रणनीति बनाते हैं जनता को मूर्ख बनाने की। लेकिन जनता इनसे पूरी तरीके से होशियार है, और उसका परिणाम भी आपके सामने है कि गोरखपुर जो निर्दलीय रूप से गोरखपुर का गोरखनाथ मठ जीत लिया करता था, हिंदू महासभा के नाम पर जो सांसद बना लिया करता था, विधायक बना लिया करता था, 30 सालों के बाद पहली बार जनता ने मुख्यमंत्री की सीट पर उनको पराजय का सामना कराया। उप मुख्यमंत्री की सीट फूलपुर आप हारे, कैराना आप हारे, नूरपुर आप हारे। तो जनता ने आपको बता दिया है कि वो 19 में आपके साथ क्या करने। चलिए आगे पता चली जाएगा लोकसभा चुनाव कितनी दूर है। निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। इसी के साथ खत्म करने से पहले एक सवाल और कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है लोकसभा चुनाव को लेकर, आपकी क्या तैयारी? देखिए हम लोग भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी आम जनता के बीच में, निश्चित अगर आप देख रहे हो हमारे यहाँ का मीडिया सेल, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप, तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। एक दिन में 13 सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, चौपाले कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, बूथ स्तर तक हम लोगों की भी तैयारियां हैं कि जिससे जनता क्या चाहती है, जनता की सोच क्या है, उस सोच के आधार पर हम पूरी तरीके से काम करने के लिए लगे हुए हैं। चलिए बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आपके सारे कार्य आप जो भी कर रहे हैं वो संपूर्ण रूप से हमें दिखे भी। तो इसी के साथ हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रवक्ता जावेद अहमद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया। और आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।